कंपैरिजन ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ है क्या? कूलॉम्स लॉ क्या है भाई? इट इज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर K कांस्टेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ने पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। और न्यूटन्स लॉ क्या है? ये क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई कूलॉम्स लॉ कब लगता है? दो चार्ज अगर Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि अगर दो मास हैं m1 और m2 और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है एंड दिस इज F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं? तो पहली सिमिलरिटी तो आपको साफ दिख रही है कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों ही लॉ क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जब कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों इसमें भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें भी 1 अपॉन आर स्क्वायर है। इसका मतलब जो कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है और न्यूटन्स लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आता है, दोनों ही क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आती है, ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बच्चों सेकेंड थिंग ये आती है कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा क्या हो गया कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनमें या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। तो ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल मींस एक पॉइंट से जाने वाले फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज करो रिपेल करेगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे रिपेल करेगा। तो यहां देखो एक पॉइंट से ऐसा लग रहा है जा रहे हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होते हैं? एक पॉइंट की तरफ लग रहे हैं, पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हो, मान लो ये माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 प्लस का Q2 है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये भी एक पॉइंट की तरफ लगते हुए महसूस होंगे। इसका मतलब बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब तो बच्चों डिफरेंसेस क्या होते हैं कूलॉम्स लॉ में और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में, ये हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस तो ये निकल के आता है बच्चों कि Fg मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर बट Fe कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो Fg जो होता है ये क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। जबकि कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स लगता है
ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज क्या है, माइनस है, तो भी ये फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव, दोनों निगेटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव। दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर, चार्जेस के नेचर पर। अगर दोनों चार्ज, ठीक है, दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और एक चार्ज निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो उनके बीच बच्चों लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। बट अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है बच्चों, रिपल्सिव हो जाता है। या फिर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए तो भी इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। इसका मतलब हुआ इसमें सिमिलर चार्ज हमेशा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, जबकि जो डिसिमिलर चार्ज हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब बच्चों दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर वेरी स्ट्रांग फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो बच्चों Fe की वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो तो इनके बीच क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स का 10 की पावर 43 टाइम्स हो जाता है अप्रॉक्स। कितने टाइम्स हो जाता है, 10 की पावर 43 टाइम्स। सोचिए कितना ज्यादा है। तीसरी बात आती है यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, थर्ड पॉइंट यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। मतलब दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इससे इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों चार्ज के बीच जो भी मीडियम है उस पर डिपेंडेंसी होती है। अगर उनके बीच का मीडियम जो है वो एयर है, फोर्स मैक्सिमम लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के। अगर उनके बीच कोई और मीडियम आ गया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता, वहां पे क्या है, दोनों मासेस के बीच में मीडियम कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ही रहेगा क्या, Gm1m2/r²। ठीक है।